welcome all once again in a new video, new chapter, new topic. No, the chapter is previous one. We have started with the basics of accounts where we earned, where we learned कि क्या होता है अकाउंट्स, किस तरीके से वर्क करता है, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स विच इज कमिंग ओवर एंड ओवर. ओके, we have known so far something which is basic. From today onwards, we are starting with the same basics, but in a different way. It will go up and up. Okay, let's get started with the without wasting a time. Partnership. Yesterday we have talked about that. हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था पार्टनरशिप क्या होता है, किस तरीके से काम करता है. पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, किस तरीके से काम करता है. फर्म क्या होता है, किस तरीके से काम करता है. एक एक टॉपिक को एक एक टॉपिक में से निकाल के वी हैव लर्न दैट. तो इसमें कह रहा है पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस. द पार्टनरशिप पार्टनर्स एक्ट बोथ एज अ एजेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ द फर्म. अब देखिए, पार्टनरशिप तो आपको समझ आ ही गया है क्या है. पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने कल ही देख लिया था हमारी प्रीवियस वाली वीडियो में. अब यहाँ आया है जो पार्टनर होता है, इसमें से जो पार्टनर ने बचा, इस पार्टनर को दो तरीके से काम करना होता है. ईदर ही इज एन एजेंट और एल्स प्रिंसिपल. अच्छा, इन दोनों का थोड़ा मतलब नहीं समझ में आया. विल ब्रीफ दैट. If you're saying a partner is an agent, that means he is an employee of the firm that is business. तो अगर फर्म का एम्प्लॉय जो है, पार्टनर जो है, ओनर जो है, वो एम्प्लॉय के तौर पे वर्क कर रहा है, वो वर्क जो कर रहा है वो डिनोट कर रहा है, उस वर्क को आप एजेंट वर्क कह सकते हैं, वर्क एजेंट. या आप कह सकते हैं कि वो पार्टनर जो है वो एम्प्लॉय भी है. तो सर आपने प्रिंसिपल भी तो बोला, व्हाई यू सेड सो. तो एक्चुअली ही ओन्स द बिजनेस ना, तो वो उस नाते वो प्रिंसिपल कहलाया. मतलब पार्टनर जो है वो डिसीजन भी ले रहा है और उस डिसीजन पे खुद वर्क भी कर रहा है, काम भी कर रहा है. एज एन प्रिंसिपल आप याद करिए, एक छोटा सा स्कूल हो अगर, उसमें कौन कौन होता है. एजेंट क्या मतलब टीचर्स, फिर प्रिंसिपल, प्रिंसी. कॉमर्स वाले बच्चे तो बेहतर जानते होंगे प्रिंसी का मतलब प्रिंसिपल. तो ये जो वर्क है जो प्रिंसिपल अलॉट करेगा वो कौन करेगा, एजेंट. बट यहाँ डिफरेंस बस ये है कि ये स्कूल भी अपना है, मैं एजेंट भी खुद ही हूँ और प्रिंसिपल भी खुद ही हूँ. वो कौन है, वो पार्टनर है. कोई दिक्कत. ओके, इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम कि आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, I'll provide a simple thing here only. Visit, no, we should take that, www.skillburst.in. Either you wanna call 9151670445. Only please do WhatsApp. प्लीज़ कॉल पे ज़्यादा फोकस मत करिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कॉल्स, लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टिंग विद अस, सो दैट आपका कॉल लगे ना लगे, दैट इज लक बाय चांस. ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, यू विल गेट रिसीव बाय इन एन आवर. रिप्लाई विल बी डन इन एन आवर ओनली. ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे.
तो इसने एक डेफिनेशन दिया, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैं बेसिक पे आपको डेफिनेशंस पढ़ के सुना रहा हूँ, अकाउंट्स में कोई नहीं बताने वाला है। क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण है, अभी पता चल जाएगा आगे आने वाले कुछ टर्म्स में। तो इसने बोला है पार्टनरशिप में एक और चीज आई है। क्या आई है? पार्टनरशिप की जब आप बात कर रहे हैं सर, तो पहले तो पेंसिल की थोड़ी सी विड्थ को बढ़ा लीजिए, फाउंटेन पेन का इस्तेमाल कीजिए और ये वाला पेन यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इस पार्टनरशिप में या तो एक हो, वन, एक बंदा काम करेगा तो वन। ठीक है, सिंपली ये सेइंग कि अगर कोई व्यक्ति सिंगल बंदा काम कर रहा है किसी बिजनेस में, तो वो क्या होगा, वो काम कर रहा है तो करने दो उसको। बट वही बंदा अगर, वही व्यक्ति अगर काम कर रहा है उसके अलावा प्लस, या आप और कहिए एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कौन सी वाली एक्टिंग है ये? मतलब एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो भी चलेगा, वन कंपनी में एक व्यक्ति काम कर रहा है तो भी चलेगा, या सारे करें तो भी चलेगा। इधर कोई एक व्यक्ति, अ सिंगल ए पर्सन इज डूइंग बिजनेस। ठीक है, बट ऑलरेडी जो बी सी डी हैं ये लोग काम नहीं कर रहे। तो काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लोग बिजनेस में हिस्से नहीं पा रहे। हो सकता है 50-50 का हो रेशियो, हो सकता है कि नहीं। तो ए जो है वो बी को भी डिनोट कर रहा है, वो सी को भी डिनोट कर रहा है, वो डी को भी डिनोट कर रहा है। मतलब एक्टिंग फॉर ऑल, वो सबकी तरफ से काम कर रहा है। ठीक, फिर आ जाते हैं नेचर। इसमें ज़्यादा कुछ आपको डालना है, पार्टनर्स फॉर्म और फॉर्म नेम में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पार्टनर्स वो होते हैं जो पर्सन की बात हो रही है, जैसे द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। और जब कलेक्टिवली उसकी बात करते हैं तो फर्म, फर्म नेम की जब बात करते हैं तो वो बिजनेस का नाम। So we have talking about nature of partnership. Partnership is a separate business entity from the accounting viewpoint. जैसे मैंने आपको बताया था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। अच्छा, अगर सेपरेट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर बिजनेस में कोई लॉस होगा, क्या ये बियर नहीं करेगा? करेगा सर। पर अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो सबसे पहले असेट्स की बात होती है, लाइबिलिटीज की बात होती है। ड्राइंग्स पर्सनल में आ गया, ये पार्टनर में आ गया, ये कंपनी में आ गया, तो सबसे पहले इनका निपटारा किया जाएगा। बाद में अगर नहीं होता है तब हम इसको घेरेंगे। आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे। फिर आओ, नेचर हो गया। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेंशियल फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पेपर में आने के चांसेस होते हैं इसके। कई बार ऐसा हुआ है कि एक थ्योरी क्वेश्चन दे दिया हो कि डिफाइन द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट एंड डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या एसेंशियल फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको जानने के लिए वो देख लेते हैं। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। अगेन, अगर आप बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की तो मेक श्योर, एक सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो पहला, देयर विल बी टू और मोर पर्सन्स।
2 or more persons. तो 2 और मोर पर्सन्स का मतलब नहीं समझ में आया सर। मतलब इधर एक बंदा काम करेगा, नहीं सर, तब पार्टनर्स हो ही नहीं सकते। फॉर पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर है तो उसके लिए एटलीस्ट 2 लोग हों, ए प्लस बी हो और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी and so on. Whatever it takes, the decision will be of the persons. ये समझ गए। सेकेंड थिंग, अच्छा इसमें एक और चीज़ देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स से यहाँ पे आ गई। एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, बिजनेस कैन बी कैरीड वन। डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें दी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो डेफिनेशन में हर एक चीज़ प्रोवाइडेड थी। सी हियर, अगर आप डिफाइन कर रहे हो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय वन और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसमें ये आया है, देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी भी एक तरह का पार्टनरशिप होता है। कई तरह के पार्टनरशिप्स होते हैं, आगे चल के हम आपको बताएंगे। अभी ये एलएलपी आ गया है तो इसको थोड़ा सा जानो। ये कहता है, वी नो एंड अंडरस्टैंड द कंपनी। वी नो, एक्चुअली वी नो, ओके। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बिजनेस व्हीकल which came into existence with the enactment of Limited Liability Partnership Act 2008। मतलब ये 2008 के एक्ट की वजह से आया, ठीक। फिर द compliances of LLP is under Registrar of Companies, the main feature of LLP are, मतलब ये जो इसकी compliances होते हैं, मतलब ऑडिट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी को मेंटेन करता पड़ता है, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो वो कौन करता है? वो रजिस्ट्रार करता है। क्या होता है रजिस्ट्रार? हु रजिस्टर्स द कंपनी, हु अप्रूव्स द कंपनी इज रजिस्ट्रार, ठीक है। वो गवर्नमेंट का ही एक एम्प्लॉय होता है। फिर नेक्स्ट फीचर्स क्या है उसके, ये जान लेते हैं। नेम ऑफ एलएलपी इज अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ध्यान से सुन लेना इस चीज को। LLP comes into existence by entering into agreement by partners which defines their respective duties and responsibilities and also their profit sharing ratio. The agreement is then filed with the registrar of companies। मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है, तो 2 लोग आपस में जुड़े, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, एग्रीमेंट हुआ कि मेरे को करना है और शुरू हो गया। राइट, काम स्टार्ट हो गया, बिजनेस रजिस्टर कर लेंगे वो लोग, एग्रीमेंट आपस में बना रहे हैं। बट जब यहाँ एलएलपी की बात होगी तो यहाँ देखो, वो अपनी ड्यूटीज भी बता रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा है। मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम मैं कर लूंगा, ये मेरे दायरे में है, मैं ये करके दे दूंगा, वो वाला काम मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे दायरे के बाहर है। मेरे पास 100 रुपये है, मैं 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, तुमको करना हो तो करो, नहीं करना हो मत करो। फिर ये सारा, इसके अलावा भैया मैंने 100 रुपये दिए हैं, तुमने 50 रुपये दिए हैं, 50% तुम दे रहे हो, 100 मैं दे रहा हूँ। अगर तो एक काम करो, मुझे 70% चाहिए, तुम 30% रखोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिवाइडेड इनटू बोथ ऑफ देम इन बिटवीन बिफोर द रजिस्ट्रेशन। उन लोगों ने अपना डिसाइड कर लिया, देन दे विल गो टू रजिस्ट्रार कि सर ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनके बिहाफ पे आप रजिस्ट्रेशन करिए। दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब मैं अपनी लिमिट खुद तय कर ले रहा हूँ कि मुझे इसके आगे नहीं जाना। बट वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप एक्ट, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी लिमिट्स पहले से तय हैं, आपको सिर्फ काम करना शुरू करना है, उन लिमिट के बिहाफ पे आपके सारे डिसीजंस हो जाएंगे। फिर unlike in the case of partnership, liability of the partners is limited to the extent of their capital।
मैंने 100 ही रुपए दिए थे। मेरी जो दायित्व बनता है, मेरा जो मूल तरह से बनता है कि मैं अपनी तरफ से क्या पे ऑफ करूंगा। अगर कंपनी ने लोन उठा लिया है 200 रुपए का, मैं 100 ही दे पाऊंगा क्योंकि मैंने 100 ही दिया था। मेरे घर से आप ले ही नहीं सकते हैं। बट पार्टनरशिप में क्या होगा, अगर मैंने 100 रुपए 200 100 मैंने दिए, कंपनी ने 200 का लोन उठा लिया, बैंकरप्ट हो गई कंपनी। 100 रुपए मेरे वसूल किए जाएंगे, 50 रुपए सामने वाले के वसूल किए जाएंगे, बचा 50 रुपया तो आपस में बांटेंगे, 25-25 अपने घर से ले आके देंगे, बट वो पूरा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? At least two persons should be appointed as designated persons, one of whom must be a partner. मतलब उनमें से कोई एक या दो, एटलीस्ट टू बोला है सर। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, उसमें एक चलेगा, पर यहाँ पे कम से कम दो लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो डेजिग्नेटेड पर्सन के नाम पे होने चाहिए और वो पार्टनर भी होने चाहिए। अच्छा सर, डेजिग्नेटेड पर्सन क्या होता है? डेजिग्नेटेड पर्सन का मतलब हो गया कि वो डायरेक्टर होगा, वो एक पद पे होगा, वो एक पोस्ट पे होगा, जो कि जो कि सबसे हाई हो। वो ऐसे पोस्ट पे है जिसको कोई आंख नहीं दिखा सकता। ही टेक्स द डिसीजन, ही मेक्स द डिसीजन, ही फ्लोज द डिसीजन। LLP must file a solvency certificate with the registrar of the company every year. LLP को हर साल सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। मतलब हर साल वो कंपनी डिसॉल्व होती है, हर साल वो कंपनी राइज होती है। ये कंपल्सन है उसका कि उसको हर हाल में सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना ही है, एवरी ईयर। पार्टनरशिप में ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, डिफरेंस भी साथ में लेके चल रहे हैं। हमने पढ़ा तो LLP, बट पार्टनरशिप के साथ हमने इसका रिलेशन देखा कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि पेपर में आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नंबरिंग चाहिए तो उसके लिए आप इन दोनों का जो मिक्सचर यूज़ करेंगे, दैट विल बी अ गुड फॉर यू। पार्टनरशिप डीड, इतना तो सबने देख लिया, इतना तो सबको समझ आ ही गया है। ठीक है, अब हम राइट्स ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं पार्टनर बनाऊँ, मेरी मर्जी, मैं करूँ ना करूँ, बट मैनेजमेंट अगर चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, तो मेरा हक बनता है मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू कंसल्टेट अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। तो पार्टनर्स के पास अथॉरिटी तो ऑलरेडी है, कुछ भी कर सकता है वो। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी। मान लो बिजनेस में घाटा चल रहा है, मेरे को पता चला कि XYZ है, मेरा पार्टनर है, घपला कर रहा है। मैं अचानक से पहुंचा कि लाओ बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, लाओ मेरे को पेपर्स दिखाओ, सारे जितने आज तक के खर्चे हुए हैं, बही खाते हुए हैं, वो सारा दिखाओ मुझे बही खाते, मैं चेकआउट करूँगा कि अच्छा मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, इसका एक कॉपी दो मुझे, मैं घर लेके जाऊँगा, इसको चेकआउट करूँगा, उसके बाद बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पार्टनर्स मना नहीं कर सकते हैं। वी हैव एवरीवन हैज अ राइट टू see the books of accounts as well as inspect it by taking the copy of it. Okay, next, every partner has a right to share the profit and losses with others in the agreed ratio. अब ये थोड़ा सा जानने वाला है। मान लो A प्लस B प्लस C प्लस D, चार पार्टनर्स। मैं इसके हिसाब से लूँगा, इन चारों ने एक रेशियो डिवाइड किया 25 का, 25% का। भाई 25-13, 25-13, 25-13, 25-13, ये 25-25-25-25-50 हो गए 100। जब 100 पूरे हो गए तो उसने बोला कि ऐसा है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। भैया, एक मित्र था XY और Z। अब मैंने तीनों को ऐड किया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे 25% में से 10%,
चलो 10 नहीं लेते हैं, बैठेगा नहीं। 3% मैं इसको दूंगा, 3% मैं इसको दूंगा और 3% मैं इसको दूंगा। मैंने इन तीनों को 3-3% दे दिया, तो ये बताइए क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मुझे बी जो है, सी जो है और डी जो है वो रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है सर। क्योंकि मैंने इनको हायर किया है, मैं इनको अपना पार्टनर बना रहा हूं, मैं अपने में से प्रॉफिट में से दे रहा हूं, मैं अपने प्रॉफिट में से दे रहा हूं। आई एम रिपीटिंग, मैं ने इनको अपना पार्टनर बनाया और ये मेरे प्रॉफिट के बिहाफ पे आए हैं। मेरे प्रॉफिट में से मैं इनको अपना प्रॉफिट दूंगा, आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। यू आर टेकिंग द 25% ऑफ द प्रॉफिट, everyone. I'm also taking the 25% of the profit, but from the 25% of the profit of mine area, I'm providing the 333% to X, Y, and Z. Any doubts? If a partner has advanced loan, he has a right to receive interest on it, an agreed interest in case of a rate of interest not agreed upon, interest paid provided by 6% per annum. एक्ट 1932 नहीं आएगा, 2013 आएगा। रिमेंबर, ये बोल रहा है कि ए ने बी के साथ पार्टनरशिप किया, ठीक है, कंपनी खोल दिया, स्किल बर्स्ट ईडीयू प्राइवेट लिमिटेड। फिर ये हुआ भाई, सी भी आ गया और डी भी आ गया, 4 पार्टनर्स हो गए, सबने 1-1 लाख रुपए दिए मान लो। अब इसमें क्या हुआ कि ए ने एक लोन दे दिया कंपनी को, पैसे कम पड़ रहे थे, डेट के रूप में उसने बोला कि मेरे से एक काम करो, 5 लाख रुपए मैं कंपनी को लोन दूंगा, जिसपे बी प्लस सी प्लस डी ने कहा ठीक है तुम दे दिए हो तो तुमको भाई इंटरेस्ट, इसने बोला मुझे इंटरेस्ट भी तो चाहिए, कितना % आप दोगे? इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया ठीक है एक काम करो, तुम 5 लाख जो लोन दे रहे हो इसका @ 12% ले लो। चलो 10% ले लो, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। 10% ले लो तुम लोन, इंटरेस्ट पे, लोन पे इंटरेस्ट तुम ले लो। तो ए ने कहा नहीं, आई एम नॉट एग्रीइंग, एक काम करो तुम मुझे @ 12% पर एनम के हिसाब से लोन दे दो। ठीक है, तो बी सी डी मान गए, सारे एग्री कर गए कि चलो ठीक है, एग्री हो गए। अब जो इसको लोन मिलेगा वो 5 लाख का 12%, 12% पर एनम के हिसाब से इसको लोन मिलेगा। पर यहां एक और चीज आई कि इफ नॉट एग्रीड, ये तो एग्री का केस हो गया, अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो उसने कहा 5 लाख का 12% पर एनम। ये कौन कह रहा है? ये ए कह रहा है। बी सी और डी कह रहे हैं 5 लाख का 10%। इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो एक काम करो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस 5 लाख की बात हो रही है,
आप 6% दे दो पर एनम के हिसाब से। लो, न तुम्हारा न मेरा, 6% पर एनम के हिसाब से तुम उसको लोन प्रोवाइड कर दो और उसको लेना पड़ेगा, ही हैज मजबूरी। क्यों? क्योंकि आप जब एग्री नहीं कर रहे हैं उस पर, तो मुझे कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जो ऑलरेडी पार्टनरशिप एक्ट में निकाल चुके हैं हम लोग, जहां हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है एवरीवन। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज एवरीथिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कंपनीज सेज दैट provide him the 6% per annum interest on the loan provided to the company by any of partners. If they agree on their own ratio, then that is okay. If they are not agrees in the ratio which he or she is asking, then provide them with a 6% per annum. मान जाते तो क्या दिक्कत था, 6% पे अब दीजिए। अच्छा, फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो क्या होगा सर? नहीं मानेंगे तो कोर्ट जाएगा पार्टनर, तीनों लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाएगा, 6% के हिसाब से लोन दे दिया जाएगा, बाद में वो तीनों मिलके उसको निकाल देंगे। सिंपल। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, a partner has a right to act according to his best judgment and to be indemnified for the expenses incurred by him. For example, if we are taking a case study like X, Y and Z are partners. इन पार्टनर्स का एक बिजनेस है, सो दैट इज द बिजनेस स्किल बर्स्ट। सो इफ Y and Z are आउट ऑफ टाउन, या बोल दो विदेश गए हैं, लड़के दोनों विदेश गए हैं, तो विदेश जब लड़के चल गए, विनोद और विनोद, तो क्या होगा सर? तो हुआ ये कि एक्स के सामने एक अर्जेंट प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम भी अर्जेंट होने लगी है, बताओ, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसको टाल नहीं सकते, जो टाला नहीं जा सकता, उसके लिए कोई तो सॉल्यूशन बनना चाहिए। तो एक्स ने अपने हिसाब से जजमेंट दे दिया, जो वाई एंड जेड को नहीं अच्छा लगा। तो क्या वाई और जेड उसको चेंज कर सकते हैं? वो म्यूचुअली अगर डिसाइड करते हैं तो दे कैन चेंज। इफ ही हैज गिवन अ जजमेंट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट मेंटालिटी, दैट विल बी गुड फॉर द बिजनेस, तो नो प्रॉब्लम। भाई उसको जो समझ में आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको जो समझ में आने के बाद उसे लगा ये करना चाहिए, उसने करवा दिया, तो कोई भी उसके खिलाफ केस नहीं फाइल कर सकता। अगर नुकसान हुआ तो सबको बेयर करना पड़ेगा, उसने जो समझा वो किया। और एक चीज, इस जजमेंट को करने के लिए, इस वर्क को करने के लिए अगर उसको एक्सपेंस बियर करने पड़े, इस एक्सपेंस में उसके करीबन 60,000 रुपीज जो है वो खर्चा हो गया, तो क्या वो पे ऑफ होगा? बिल्कुल। जब वाई एंड जी बैक होंगे तो उनको 60,000 जो है वो पे ऑफ करना पड़ेगा एक्स को, ठीक। अ पार्टनर हैज अ राइट not to follow, not to allow the admission of a new partners. अब एक्स वाई जी की, जैसे हम लोग ABCD की बात कर रहे थे, उसमें क्या था कि ये पार्टनर्स ए जो था वो एक्स वाई जी को एक्स्ट्रा दे रहा था, अब इसमें नहीं देगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी 3 पार्टनर्स हैं, ए कहता है मेरे पास एक एक्स है, बी कहता है मेरे पास वाई है, जी कहता है मेरे पास एक जेड है, मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनको पार्टनर बनाना चाह रहा हूं हमारे बिजनेस में। तो ए बी प्लस सी जो हैं, 3 केस लेते हैं,
एक्स को बनाने के लिए रेडी हो गए, ए बी सी में वाई को बनाने के लिए रेडी हो गए, पर जब बात जेड की आई तो इसमें क्या हुआ, ए और बी ने मना कर दिया कि नो, नहीं बन सकता। तो क्या सी जो है वो केस कर सकता है कि इन लोगों के तो मैंने बोल दिया, हाँ इन्होंने मेरे में मना कर दिया? नहीं कर सकता। ये आपका डिसीजन था कि आपने इनके लिए हाँ बोला, ये बाउंडेशन नहीं है। मैं अगर मना किया हूं, हम दो लोग अगर एग्री नहीं हो रहे तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। मैं रोक सकता हूं। आप पहले यहाँ पे अगर एक सिंगल बंदा भी मना कर देता, दो लोग एग्री थे, चौथा केस भी देख लो, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, इसमें से क्या हुआ, सी ने, ए प्लस बी ने हाँ बोला एक्स को लाने के लिए, एग्रीड, बट सी ने एक्स के लिए मना कर दिया, डिनाई, तो ये पार्टनर नहीं बन सकता। चांस ही नहीं है कि इसको पार्टनर बनाया जाएगा, ये भूल जाए दोनों लोग। एक भी पार्टनर अगर मना कर देगा तो ही हैज अ पावर टू चेंज द डिसीजंस, वो बनने ही नहीं देगा। ये पार्टनरशिप एक्ट में भी लिखा हुआ है, तो वी कांट चेंज दैट। नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फॉर्म। अगर आपको पार्टनरशिप छोड़ना है, आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, देन मी एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, दिस पोस्ट, the partner, the capital, the thing, overall, whatever you want to state to the people, board of directors or public, just give the notice. Notice किस फॉर्म में हो सकता है? It can be a letter, it can be a magazine article, it can be a newspaper article, it can be a video, it can be a digital platform, anything is acceptable, but public होना चाहिए, ठीक। If a partner incurs expenses on the business or he pays some money on the behalf of firm, that a partner may get indemnified against this payment from the firm. अगर वही चीज़ सेम जो मैंने बताया आपको, पार्टनर्स अगर फर्म के बिहाफ पे पेमेंट करते हैं, ए प्लस बी ने सी को एक बिजनेस दे दिया, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तुम इसको संभालो। सी ने कंपनी के बिहाफ पे 5 लाख रुपए उठाए, बियर की एक्सपेंसेस जो कि पे करना था, तो ये अगर भाग जाता है तो भाई तुम इससे निपटते रहो, पर 5 लाख का पेमेंट तुमको ही करना पड़ेगा। वो एक तरह से लायबिलिटी अराइज कर देगा कंपनी के ऊपर। पार्टनरशिप डीड क्या होता है इसको समझेंगे। पार्टनरशिप डीड को आई थिंक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। इट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कमिंग इन द एग्जाम्स। सो फॉर दिस, फॉर टुडे, that is I think enough for today. We'll talk about tomorrow. So again, a big thank you. Something for you is coming. आपको टेस्ट सीरीज देना हो तो लेट अस नो, दैट इज 9151670445। इंस्टा हैंडल इज हियर, फेसबुक हैंडल इज हियर, as well as WhatsApp too. Stay tuned. Thank you.